बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स नज़दीक आने वाले हैं। हार्डली 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। हम लोग अपनी तैयारी को बस एक अंजाम तक पहुंचाने ही वाले हैं, परंतु उससे पहले ज़रा ठहरिए। 100 नंबर के प्रश्नों में से 50 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए आते हैं। हम लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए भी एक रणनीति बनानी चाहिए, जिसके लिए आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस क्लास अटेंड करना है। डेली बेसिस पे हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे देखते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और कम समय में आपकी ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो जाएगी। और विश्वास करिए, जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे उसको एकदम ईमानदारी से करना है। एग्जाम्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पीवीआई है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूवी क्लासेस के छात्र एवं छात्राओं से यह कहना है कि आप लोग ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए एक प्रॉपर रणनीति के साथ चल रहे हैं, परंतु अब ऑब्जेक्टिव पे भी हम लोगों को फोकस करना है। जैसी आपकी पढ़ाई चल रही है उसको रेगुलर बनाए रखिए और डेली बेसिस पे आप लोग इस सेशन को भी जरूर देख लीजिए। चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक मिनट, चलिए आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहा होगा आपको। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश की किरण गमन करती है ना। चूंकि अभी शुरुआत है तो थोड़ा हम लोग इसको एलिब्रेट कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली में प्रकाश क्या होता है। अच्छा, साथ के साथ हम लोग ये भी देखते चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसके साथ साथ अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं तो उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो आप लोग को बस धैर्य रखना है और सेशन को लगातार कंटिन्यू करते जाना है। आप लोग को पता भी नहीं चलेगा और आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कर चुके होंगे जो कि एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। चलिए इसको बनाने से पहले तो हम लोग प्रकाश के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रकाश क्या होती है? तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में या किसी भी चीज को देखने में सहायता पहुंचाती है। ठीक, इसके बाद अब इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग करते हैं कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो ऑप्शन लिखेगा आपके सामने, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीधी रेखा में। ठीक है, क्योंकि आप लोग बुक में भी पढ़े होंगे कि प्रकाश की किरण का जो लाइन बनाया जाता है वो कुछ इस ढंग से होता है ना, कि प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये जो कारनामा हम लोग कर रहे हैं वो तो नया नया है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। चलिए, प्रकाश का वेग, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्रकाश जो है वो जब मूव करती है ना, तो अलग अलग माध्यम में उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी वो अलग अलग होती है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग तो अधिकतम होता है, जल में, वायु में और कांच में, चार ऑप्शन है हमारे सामने। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, हमारा ऑप्शन है कांच में, ये सही हो जाएगा, डी। चलिए आगे चलते हैं फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? सो मोटर कार की हेडलाइट आप लोगों ने देखी होगी, उससे एक काफी दूर तक समांतर प्रकाश निकलता है जो कि अवतल दर्पण का उदाहरण देता है। ठीक है, तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा C4 चाइना, है ना, अवतल दर्पण। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। चलिए क्या क्या लिखा हुआ ऑप्शन में? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण के बारे में कुछ आप लोगों को आइडिया है? समतल दर्पण वही आप लोगों के घर में जो एक मिरर टाइप का है ना, मिरर टाइप का होता है अलमीरा में लगा हुआ। तो समतल दर्पण जो होता है तो इसमें कभी आप लोग सामने में खड़ा हुए होंगे तो कैसा प्रतिबिंब दिखता है? आप लोग उसमें उल्टा दिखाई देते हैं कि सीधा दिखाई देते हैं? समतल दर्पण के सामने जब आप सामने खड़े होते हैं तो हम लोग उल्टा नहीं बल्कि सीधा दिखाई देते हैं, है कि नहीं? आप लोग क्या उल्टा दिखाई देते हैं क्या? सीधा ही दिखाई देते हैं ना। तो एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि सीधा यदि प्रतिबिंब हुआ इसका मतलब वो वास्तविक नहीं हो सकता है, वो काल्पनिक होगा। इसीलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा B4 बम्बई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाया गया होगा, है ना, कि प्रकाश की किरण जो होती है वह एक सीधी रेखा में गमन करती है कुछ इस ढंग से।
तो प्रकाश की किरण जब गमन करती है तो उसके पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो इस फिगर को क्या कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या इनमें से सभी। तो ये ए फॉर हो जाएगा किरण आरेख, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना है कि प्रकाश के बारे में तो पढ़ा गया कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को या कोई चीज को देखने में मदद करता है। चलिए ठीक है, बहुत छोटी सी बात है। इसके बाद कि प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा किरण आरेख। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सी में ऑप्शन दिया हुआ है किरण पुंज, किरण पुंज क्या होता है ना? किरण पुंज क्या होता है? तो प्रकाश की किरणों के समूह, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए इस तरह का फिगर आप लोग, है ना, ये एक बिंदु स्रोत है। ठीक है, ये एक बिंदु स्रोत है, इससे एक लाइन ये वाला निकला, है ना, दूसरा लाइन, दूसरी प्रकाश किरण ये वाली निकली, और तीसरी प्रकाश किरण ये वाली निकली, और चौथी जो है ये वाली निकली। तो इस तरह से प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या बोल देंगे? किरण पुंज। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि प्रकाश की किरणों के समूह को, जैसे कि काफी ज्यादा एक मिनट, कहाँ गया? प्रकाश की किरण, सो एक बिंदु है जिससे एक प्रकाश की किरण निकली, दूसरी निकली, तीसरी निकली, चौथी निकली, और इसी तरह से काफी सारी प्रकाश की किरण निकली। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण के समूह, है ना, तो प्रकाश की किरणों के, तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग को क्या बोलना है? किरण पुंज, बी फॉर बॉम्बे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि प्रकाश स्रोत, ए नंबर में एक वर्ड लिखा हुआ है कि प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत के बारे में बड़ा सिंपल है कि जहां से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। बहुत छोटा सा बात है। ठीक है, इसे वर्ड को भी पता करके रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चल लगा लगा लगा। हमारे सामने अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? देखिए एग्जाम में इसमें से चार तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछ लेगा आपको उत्तल लेंस की क्षमता, एक पूछ लेगा आपको अवतल, है ना, अवतल लेंस की क्षमता। ठीक है, तो चलिए समझते हैं उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो सिंपल हो जाएगी धनात्मक। एक चीज और याद रखना है कि उत्तल लेंस की क्षमता या किसी भी लेंस की क्षमता को पी से दिखाया जाता है, और पी इज इक्वल टू होता है 1/f। मतलब उत्तल लेंस की जो क्षमता है पी, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है एफ पर। हम लोग को याद होना चाहिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक की ऋणात्मक, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक धनात्मक ही हो जाएगी। चलिए ठीक है, इसी से लगता हुआ एक और क्वेश्चन है कि अवतल लेंस, यहाँ लिखा है अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। अगर यही क्वेश्चन होता कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो आप बताइए आंसर क्या हो जाता है? ऋणात्मक, धनात्मक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? अवतल लेंस का जो क्षमता है वो हो जाता है हमारा सिंपल ऋणात्मक। अगर पूछा जाता कि अवतल लेंस का फोकस दूरी जो है या फोकसांतर जो है वो क्या होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है हमारे सामने कि अवतल लेंस की जो क्षमता है, अवतल लेंस की क्षमता जो है वो क्या होगी। तो अवतल लेंस की क्षमता सिंपल है, ऋणात्मक हो जाएगी। अगर यही पूछता कि अवतल लेंस की दूरी, सॉरी अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ, वो क्या होगी, तो हम लोग लिख देते हैं नेगेटिव। अच्छा चलिए हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, वो है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। ध्यान देना है एकदम, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी है, जैसे कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, और ऑप्शन ये दे दिया। फिर पूछ लेगा आपसे कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, है ना, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है। चलिए पहले उत्तल लेंस को देखते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता हमसे कि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाता हमारा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी। क्या कहा जाता है? अपसारी। इसी में ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन हमारा ऐसा भी पूछ लेता है कि उत्तल दर्पण, ठीक है, देख लीजिए उत्तल दर्पण बोल रहा है, अच्छा उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता है तो एकदम हम लोग को याद रखना है कि अगर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण कहेंगे। अच्छा इसी में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, उसमें आ ही जाएगा। नहीं गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अवतल लेंस को, है ना, अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर पूछ लिया आपसे कि अवतल दर्पण, है ना, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, और एग्जाम में पूछा भी गया है,
अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, तो इसका उल्टा लिख देंगे। मतलब अवतल लेंस को यदि अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण कहेंगे। तो 4 क्वेश्चन इससे निकल कर के आता है कि अवतल लेंस को क्या कहेंगे। एक क्वेश्चन अवतल लेंस को क्या कहेंगे, तो अवतल लेंस को कह देंगे अपसारी लेंस। अगर यहीं पे पूछ देता आपसे कि उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, है ना, उत्तल उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, तो उत्तल लेंस को हम लोग जो है, एक मिनट, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कह देंगे फिर, तो अभिसारी लेंस। लेकिन यही अगर क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है कि अवतल दर्पण को क्या कहेंगे, तो अभिसारी दर्पण। और यही पूछ लेता कि उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे, तो हम लोग बोल देते अपसारी दर्पण। क्या बोल देते? अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि लेंस बनाने में कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण से संबंधित ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखना है। अच्छा, दर्पण में पहले तो हम लोग एक चीज देख लेंगे, है ना, कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण, है ना, समतल, अवतल और उत्तल, ये 3 दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो सिंपल सा आंसर है इसका, जो कि हम लोग को याद रखना है, कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन अगर पूछ लेता, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इसमें, कि पश्च दृश्य दर्पण, ठीक है, क्या है पश्च दृश्य दर्पण, समझ लेना है तो ठीक है। तो पश्च दृश्य दर्पण में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने समतल, उत्तल और अवतल। पश्च दृश्य दर्पण को ही हम लोग साइड मिरर भी बोलते हैं, और इसका भी आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। इस ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखना है हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए फिर। हम लोगों को बस ध्यान से इन क्वेश्चन को सुनते चलना है, और ये क्वेश्चन हम लोगों को याद हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल, उत्तल या अवतल। ठीक है, समतल, अवतल या फिर उत्तर। अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन पढ़ा गया था कि दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो आंसर लिखा गया था उत्तर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो कौन से दर्पण में प्राप्त किया जा सकता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। इसका एक केस है जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है, कि कौन सा दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के तौर पर होता है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के तौर पर होता है, तो इसका भी आंसर हो जाना है हमारा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। ये तो क्वेश्चन हो चुका है ना, 18 नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए, एक और क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और एग्जाम में काफी बार देखा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश के अपवर्तन के नियम से संबंधित बातें। चलिए, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे हम लोग कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। चलिए, इसी में से एक क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में और पूछा जाए, तो ये पूछा जा सकता है कि स्नेल के नियम, है ना, स्नेल नियम, स्नेल का जो नियम है, स्नेल का जो नियम है वो किस घटना से संबंधित है, प्रकाश की किस घटना से संबंधित है। ऑप्शन दिया जाएगा परावर्तन, अपवर्तन या फिर और कुछ ऑप्शन दे देगा, तो इसका आंसर जो है हमारा होगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। चलिए, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। बस आप लोगों को ध्यान लगा करके इन प्रश्नों को सुनते चलना है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इस चीज का आंसर देने से पहले एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, तो प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रही है और मुड़ रही है, ये कौन सा घटना का एग्जाम्पल है। तो ये तो पहली बात तो अपवर्तन की घटना का एग्जाम्पल है। कौन सी घटना का एग्जाम्पल है, तो अपवर्तन की घटना का एग्जाम्पल है। ये चीज हम लोग चलिए समझ गए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन में एक चीज देखा जाता है, ये मान लीजिए अपवर्तक सतह है, इधर हवा है ना, इधर कांच। चलिए, बढ़िया बात है।
ऊपर में हवा है और दूसरे मीडियम में क्या है, कांच। अब आगे क्या है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस को एकदम ध्यान में रखना है। इसको फिगर बना करके, किरण आरेख बना करके हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये है मान लीजिए अपवर्तक सतह, है ना। इसके ऊपर हवा है और इसके नीचे साइड में जो है कांच दिख रहा है हम लोगों को। क्या दिख रहा है, कांच दिख रहा है ना। चलिए, एक चीज अब क्या है कि प्रकाश की किरण यदि मान लीजिए इस तरह से आई, प्रकाश की किरण, प्रकाश की ये आपतित किरण है ना। तो जैसे ही अपवर्तक सतह पे ये टकराएगी, जैसे ही अपवर्तक सतह पे ये टकराएगी, है ना, तो आप लोग को पता है कि अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब के नजदीक आएगी। हम लोग को ये चीज याद में रखना है कि हवा में क्या होता है, हवा विरल माध्यम है ना। हवा विरल माध्यम है और कांच जो है वो सघन माध्यम है। मतलब हवा में भीड़ कम है एक तरह से कणों का, और कांच में भीड़ ज्यादा है एक तरह से कणों का। जब भी हम लोग साइकिल चलाते हैं, है ना, मान लीजिए साइकिल, ये अलग तरह का साइकिल है कि नहीं, काफी पुराने समय में चलाया जाता था, ठीक है। तो जब भी साइकिल चलाया जाता है तो भीड़ भाड़ वाला जब इलाका आता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका हम लोग साइकिल क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, मतलब एनर्जी डाउन, एनर्जी डाउन हो जाता है। तो उसी तरह से जब हल्का इलाका से, हवा क्या है, खाली है ना, हल्का इलाका से भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम लोग जाएंगे तो क्या करेंगे, है ना, अभिलंब की और मुड़ जाएंगे, अभिलंब से नजदीक मुड़ जाएंगे, ना कि अभिलंब से दूर जाएंगे। चलिए, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इसको और समझने के लिए एक मिनट, इसको और समझने के लिए हम लोग इसमें दो तीन ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। पहला क्या है, मान लीजिए लिखा हुआ है हवा से कांच, है ना? हवा से, हवा से कांच। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाएगी, मतलब खाली इलाका से भीड़ भाड़ वाले इलाका में जाएगी, तो एनर्जी डाउन हो जाएगा। तो आप ही बताइए, ये अभिलंब है ना, तो एनर्जी जब डाउन होगा तो कैसे हो जाएगा, नहीं लगेगा, ये हो गया, अभिलंब से सट जाएगी, बेचारा का एनर्जी डाउन हो गया है ना, बेचारा का एनर्जी डाउन हो गया है, वो अभिलंब से सट जाएगी। लेकिन यही अगर क्वेश्चन पूछे कि कांच से अगर हवा में जाता है, कांच से अगर हवा में जाता है तब फिर क्या होगा, तब इसके लिए भी एक किरण आरेख देख लीजिए, है ना, ये है हमारा अभिलंब। तो कांच, ऊपर कांच है, यहाँ पे ग्लास है, कांच है, और नीचे में है एयर। चलिए, कांच से जो है, मान लीजिए अपवर्तन नहीं होता तो ये सीधे ऐसे निकल जाती है ना। तो कांच से यदि कोई किरण हवा में अगर आ रही है ना, हवा में अगर आ रही है, तो भीड़ भाड़ वाले इलाका में से, भीड़ भाड़ वाले इलाका में से खाली इलाका में जा रही है, तो साइकिल का स्पीड हम लोग को क्या हो जाता है, जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में से खाली इलाका में जाते हैं तो साइकिल का स्पीड क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। हम लोग तेजी निकालते हैं, ऐसा लगता है एनर्जी आ गया है, उछलने लगते हैं, है ना। तो ये अभिलंब से दूर चला जाएगा। बस ऐसे याद रख सकते हैं, सिंपल बात है कि खाली इलाका से भीड़ भाड़ वाले इलाका में गए, है ना, खाली से भीड़, ये ट्रिक याद रख लें, है ना। खाली से भीड़ में जाएंगे तो एकदम एनर्जी बढ़ जाएगा हम लोग का, और अभिलंब से दूर भाग जाएंगे हम लोग। खाली इलाका मतलब हवा, और भीड़ भाड़ वाला इलाका में एग्जाम्पल हम लोग कांच ले सकते हैं। तो जब भी हवा से कांच में जाएंगे तो अभिलंब से सट जाएंगे, और यदि कांच से हवा में आएंगे तो अभिलंब से दूर भाग जाएंगे। चलिए, ठीक है। तो फाइनली जब प्रकाश, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं ना, कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, अब आप लोग के लिए क्लियर हो गया होगा कि हवा है हमारा खाली इलाका, और कांच है हमारा भीड़ भाड़ वाला इलाका। तो जब भी हम खाली वाले इलाके से भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो हमारा क्या होता है, एनर्जी डाउन हो जाता है, हम लोग अभिलंब से सट जाएंगे, अभिलंब के निकट आ जाएंगे। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बिफोर, है ना, बिफोर बॉम्बे, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे अगर यही क्वेश्चन रहता तो कांच से हवा में जाने पर क्या हो जाता, तब आंसर हमारा हो जाता अभिलंब से दूर। चलिए, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कि साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। आप लोग देखे होंगे कि बाइक जो सब होता है या फिर कार जो भी होता है ना, फिगर बनाने तो उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, ये आप लोगों की गाड़ी है ना, यहाँ पे साइड मिरर लगा रहता है इधर, ठीक है, यहाँ साइड मिरर लगा रहता है इस तरह से निकला हुआ। तो साइड मिरर जो लगा रहता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, उसमें जो है हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म। सिंपल सा आंसर है इसका, उत्तल दर्पण उपयोग होता है ना। बाइक के साइड मिरर बोले, बाइक का साइड मिरर बोले, या फिर कार का बोले, जिसका भी बोले कोई दिक्कत नहीं, उत्तल दर्पण ही होगा साइड मिरर। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, फिर इस तरह से हम लोगों ने आज के प्रश्नों को किया। उम्मीद है कि आप स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सेशन अटेंड करना है। हम लोग कोशिश करेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाया जाए, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट दिखेंगे, है ना, और उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाए और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी याद करवाया जाए। बस आप लोग को इसको अटेंड करना है, और हमारा टारगेट होना चाहिए कि 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग क्लियर करें। साइंस में हालांकि जो है वो कुछ कम ऑब्जेक्टिव होता है ना। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि 100% जो भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स हो,
साइंस हो, सोशल साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट हो जिसमें 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आते हैं तो 50 नंबर के, उससे कम नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं तो उसको भी 100% जो है एकदम सही बनाना है। बस आप लोग ईमानदारी से इस सेशन को देखिए। धन्यवाद।